Hello students, good morning to all of you. Today I am here to discuss a very important topic which is related to your electrochemistry chapter, and that is important as well as for board examination and also for competitive examination. तो बेटा उस टॉपिक का नाम जो हम आज आपको डिस्कस करेंगे उसका नाम है नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि नर्स इक्वेशन किस तरीके का इक्वेशन, किस तरीके का रिलेशनशिप है। देखो बेटा, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर में जो आपको बताया गया है उसमें बताया गया है कि हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब अगर आपके पास प्रेशर 1 atm हो, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंसंट्रेशन के बराबर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन अगर होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने का फार्मूला आपको बताया गया है, जिसको हम डिनोट करते हैं ई स्टैंडर्ड सेल के फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं ई स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, ई स्टैंडर्ड सेल में आपको फार्मूला मालूम है, उस फार्मूले के थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है, नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा बेटा? नॉन स्टैंडर्ड का मतलब अगर प्रेशर 1 atm ना हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, या टेम्परेचर आपका 298 केल्विन ना हो, ये टेम्परेचर में वेरिएशन हो, या किन्हीं दो कंडीशन में वेरिएशन हो जाती है, तो इस तरीके से जो नॉन कंडीशनल नॉन स्टैंडर्ड जो स्टेट होती है उस स्टेट में, उस अवस्था में हम किस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए ये नर्स इक्वेशन बहुत हेल्प करता है। तो नर्स इक्वेशन के साथ हम किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है तब भी। और साथ ही साथ नर्स इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन था जिसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जिसने किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन के साथ रिलेटेड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो नर्स इक्वेशन है, नर्स इक्वेशन वास्तव में इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच रिलेटेड टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज कंसंट्रेशन विद द इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर कह सकते हैं किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पर या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर टेम्परेचर का, प्रेशर का या कंसंट्रेशन का किस तरीके से इफेक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में जो जानकारी देता है वो देता है नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन की सहायता से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि नर्स इक्वेशन क्या होता है। बेटा, नर्स इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नॉन कंडीशनल स्टेट पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में भी नर्स इक्वेशन एक मैथमेटिकल फॉर्म में हमको जानकारी देती है। चलिए आगे देखते हैं इक्वेशन होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसमें आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन। व्हाट इज नर्स इक्वेशन? डिफाइन। तो बेटा नर्स इक्वेशन के बारे में आपको बताना है, साथ ही साथ में आपको उस फार्मूले को भी डिस्कस करना है। तो बेटा देखो, फार्मूले को हम लिखते हैं E cell is equal to E naught cell minus RT upon NF ln Q। ये बेटा इसका बेसिक फॉर्म है, ये नर्स इक्वेशन का बेसिक फॉर्म है। नर्स इक्वेशन को वास्तव में डिराइव किया गया, उसको जो प्राप्त किया गया है वो थर्मोकेमिस्ट्री की कुछ इक्वेशन है, जैसे कि गिब्स के इक्वेशन है, वहाँ से इसको निकाला। लेकिन हम लोगों को उसमें यहाँ इस चैप्टर में इसका डेरिवेशन तो नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये जानना जरूरी है कि नर्स इक्वेशन को जो डिराइव किया गया है वो थर्मोकेमिस्ट्री के पार्ट से डिवाइड किया गया है। थर्मोकेमिस्ट्री के
के पार्ट में फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, वर्क डन वाले जो टॉपिक्स हैं वहाँ से इनको रिकवर किया। तो बेटा इसका जो प्राइमरी आपका लोग यहाँ दिखाई पड़ रहा है दैट इज ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल। ई स्टैंडर्ड सेल का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल की जो पोटेंशियल होगी माइनस RT अपॉन NF ln। अब यहाँ पे जो ln है इसको हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता लॉ का, इसको हम सिंपली लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ताकि कैलकुलेशन में हमको आसानी हो। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF इंटू 2.303। कुछ बच्चे जान रहे होंगे इसको लिखने का मकसद क्या है, और जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उनको बता दिया जाता है लॉग बेस 10 क्यूब। बेटा यहाँ पर जो ln का फॉर्म था, ln को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से ln को हमने लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और पहले ही आपको बताया गया कि लॉग में कन्वर्ट होने की वजह से हम इसमें कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? अब चलिए इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, और सारी वैल्यूज को पुट अप करेंगे। आर बेटा यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू आप लोगों को मालूम है, हम लिख भी रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे इस पर 8.314 इंटू टेम्परेचर। सपोज यहाँ पे टेम्परेचर 298 के लिए गया, 298 इंटू 2.303 अपॉन N and F is 96500 कूलम। 1 फैराडे की इक्विवेलेंस वैल्यू होती है N। यहाँ पर आप देख रहे होंगे N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रांसफरिंग इन द रिएक्शन। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होंगे उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, चाहे ऑक्सीडेशन फॉर्म में हो चाहे रिडक्शन फॉर्म में हो, उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम N से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रांसफरिंग इन रिएक्शन। क्लियर? अब इन सारी वैल्यूज को हमें कैलकुलेट कर दिया जाए, कैलकुलेट करके उनको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रख सकते हैं। उसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक छोटी सी वैल्यू मिलेगी, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log base 10 क्यूब। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे, जितने भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो सारे न्यूमेरिकल बेसिकली आपको इसी इक्वेशन में रख के सॉल्व करना होगा। वैसे जानना आपको सब चाहिए, हर एक स्टेप को जानना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log base 10 क्यूब। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर लगभग सारी चीजें आपको बताई गई बेटा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो छोड़ रही है वो है क्यू। व्हाट इज क्यू? क्यू क्या है? अगर किसी बच्चे को मालूम है जरूर बताएगा, वैसे इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। क्यू आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा? रिएक्शन कोएफिशिएंट के फॉर्म। इक्विलिब्रियम एक चैप्टर बेटा, उस चैप्टर में आपने रिएक्शन कांस्टेंट को कैलकुलेट करना सीखा था। कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन कांस्टेंट को Kc की वैल्यू निकालना सीखते थे, Q की वैल्यू निकालना सीखते थे। दैट इज दैट, ये वही Q है ना जो आपने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें थी। हमारे पास R जो कि गैस कांस्टेंट है, T एक टेम्परेचर है, M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर होंगे रिएक्शन में, F फैराडे की वैल्यू 96500 फैराडे के इक्वल हो जाएगा। Q अभी हमने आपको बताया Q एक रिएक्शन कोएफिशिएंट है जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्टेज में आपको Q की वैल्यू हो सकता है कहीं कहीं कैलकुलेट करने के लिए मिले, फिलहाल आप लोग जानते भी हैं, लेकिन अक्सर इसकी वैल्यू आपको दी रहती है आपको बिल्कुल साफ करने के बाद। क्लियर? यहाँ पर देखो बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log base 10 क्यूब। इस फार्मूले की हेल्प से आप नर्स इक्वेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से नर्स इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से किसी सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे।
क्लियर? चलिए आगे देखेंगे इसको। चलिए बेटा नर्स इक्वेशन को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका होता है फॉर हाफ सेल और दूसरा होता है फॉर फुल सेल। ठीक, आप थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर कर लेंगे, कुछ बच्चों को डाउट होगा इसमें। तो देखो बेटा हाफ सेल और फुल सेल दोनों चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, इससे पहले के लेक्चर में आपको समझाई जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर फिर आपको छोटा सा रिवीजन करा देना बेटा। हाफ सेल और फुल सेल होते हैं। हाफ सेल देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आप मेटल की रॉड डाल दे रहे हैं, तो इस तरीके के एलिमेंट को बोलते हैं हाफ सेल। क्लियर? फिर से देखें क्या कहा जा रहा है। अगर हमारे पास एक जार है, उस जार के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा हुआ है, अब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में अगर हम मेटल की रॉड को डिप कर देते हैं तो इस एलिमेंट को बोलते हैं हाफ सेल। क्लियर? जैसे कैसे यहाँ पर देखिए, एक हमने बीकर ले रखा है, बीकर में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भरा हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने भर दिया है। अब उस सॉल्यूशन के अंदर एक मेटल की रॉड हमें डालनी है, ये मेटल्स रॉड है, मेटल्स की रॉड इसके अंदर हमने अगर डाल दी है तब इस तरीके के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हाफ सेल। ठीक है बेटा, ये हाफ सेल हो जाता है। अच्छा, इससे पहले भी आपको इलेक्ट्रिक में भी याद होगा, हमने बताया था अगर बेटा इलेक्ट्रोलाइट और मेटल की रॉड दोनों एक जैसे हों, एक जैसे होने का मतलब मान लीजिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने भर दिया, सपोज ये कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हो गया और ये कॉपर की रॉड हो गई, तब इस तरीके के इलेक्ट्रोड का एक स्पेसिफिक नेम होता था, इसको हम क्या कहेंगे? कौन बच्चे बताएंगे? कोई बताए? अगर इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पर कॉपर सल्फेट है और उसी इलेक्ट्रोलाइट से जुड़े हुए मेटल की रॉड को अगर हम इसके अंदर डिप कर देते हैं तब इस तरीके की पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को या इस तरीके के अरेंजमेंट वाले सेल को क्या बोलते थे? कोई बच्चा बताएगा? ठीक, बता रहे हैं। इस तरीके के इलेक्ट्रोड को बोलते थे बेटा अटैच्ड इलेक्ट्रोड। क्या बोलते थे? अटैच्ड इलेक्ट्रोड। आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया गया, कई बार हमने आपको समझाया है, यहाँ पर भी देख लीजिए। अगर सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और सेम मेटल को रॉड को आपस में यूज कर दिया जाता है तब इस तरीके के इलेक्ट्रोड को बोलते हैं अटैक इलेक्ट्रोड। यहाँ पर देखो बेटा कॉपर सल्फेट का सिल्वर नाइट्रेट का एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर देखो बेटा कॉपर की रॉड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसी से रिलेटेड उसके मेटल की रॉड है। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखिए, सिल्वर की रॉड डाल दीजिए, तब इस तरीके का जो स्पेसिफिक एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं अटैक। फिलहाल यहाँ की छोटी सी जानकारी के लिए था, हम आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बताया कि जो नर्स इक्वेशन है, नर्स इक्वेशन को हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक है बेटा फॉर हाफ सेल और दूसरा है फॉर फुल सेल। हाफ सेल की बात हुई, हाफ सेल का मतलब अगर एक सिंगल इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया जाता है तब इस तरीके के एलिमेंट को बोलते हैं हाफ सेल। क्लियर? अब हाफ सेल देखिए दो तरीके का हो सकता है। पहला होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ये आपको पहले ही बताया गया, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमको अप्लाई करना है, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। नर्स इक्वेशन for half cell। पहला हाफ सेल हम लेके चलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड बेटा आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताया गया है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, आप लोगों को मालूम है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं।
अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ऑक्सीडेशन, और कोई सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो रिडक्शन का प्रोसेस होता है, आपको मालूम है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का मतलब जो इलेक्ट्रोड होगा जो मेटल से बना होगा वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। कुछ इस तरीके से दिखाएंगे इसको। मान लीजिए कोई मेटल है और वो मेटल आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है विद रिलीजिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, तब इस तरीके के इलेक्ट्रोड को बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। फिर से देखें, अगर कोई मेटल का इलेक्ट्रोड है और वो मेटल का इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है, तब इस तरीके के इलेक्ट्रोड को बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। अब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के लिए नट इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, इसको देखिए। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log base 10। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने जा रहे हैं, समझ लीजिए, अदरवाइज केवल आप एक्शन और इक्वेशन को रटेंगे और तमाम कंफ्यूजन के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा। यहाँ देखो बेटा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के लिए log base 10, यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन स्टेट। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन स्टेट। ठीक है। अच्छा, जितने भी लोग हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क है जो बार बार आपको देते रहेंगे। ये होमवर्क ये है कि आपको इस इक्वेशन में पहचानना है कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और कौन सा रिडक्शन स्टेट होगा। अगर आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेटा सब लोग, तब यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को सही सही भरेंगे। और एक चीज आपको और याद होगी, अगर कोई सब्सटेंस अपने नेचुरल फॉर्म में है तो उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती थी, 1 हो जाती थी। ये आपको पहले बताया गया फर्स्ट ईयर में थी। तो बहुत सारी चीजें लेकिन यहाँ पर यूज हो रही हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर की क्लास को सीरियसली ज्वाइन किया होगा उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे हवाई पढ़ रहे थे उनके लिए दिक्कत होगी इन चीज़ों को रिवाइज करने में, फिर से देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर बेटा इस इक्वेशन को आप पूरी तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसंट्रेशन ऊपर रहेगा और रिडक्शन स्टेट का कंसंट्रेशन नीचे रहेगा। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और रिडक्शन स्टेट क्या है। कौन इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और कौन रिडक्शन स्टेट में जाएगा, या आपके लिए होमवर्क है। आपने होमवर्क में इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखकर पोस्ट करेंगे, इसको आप देखिए। क्लियर? तो बेटा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड के लिए। रिडक्शन के लिए आप जानते हैं, अभी बताया गया है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है बेटा, रिडक्शन हो जाता है। इसी चीज को लिखेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड के लिए, उसको भी ध्यान दीजिए। बेटा देखो इक्वेशन वही है लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें बदल रही हैं, जिसकी वजह से आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल में गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो उन चीजों में यहाँ बताया जा रहा है। दूसरी कंडीशन जो बेटा हाउस में, दूसरी कंडीशन जो बनेगी फॉर रिडक्शन इलेक्ट्रोड। रिडक्शन इलेक्ट्रोड, अब रिडक्शन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई मेटल का आयन है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड। कोई एग्जांपल बताएंगे आप लोग, कोई बताना चाहेगा? एग्जांपल देखिए, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बना बेटा, Cu। क्लियर? अब इस चीज को आगे लिखेंगे। कुछ बच्चे देखिए लिखने का प्रयास भी कर रहे हैं, आपको ही बताया जा रहा है, आप भी लिखिए। इसको लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे बेटा इसके कंसंट्रेशन? E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log base 10। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई बताना चाहेगा? यस, करेक्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी गुड। फिर बच्चों ने लिखा है, लिखा भी रहे हैं, बहुत अच्छा। तो बच्चे लिखने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं लिख चुके होंगे, ध्यान से फिर से देखिए बेटा। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सारी चीजें वैसे ही आ गई हैं। यहाँ पर केवल परिवर्तन, जो चीजें आपको दिखाई पड़ रही है क्वेश्चन में वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं।
इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपको सबसे पहले सेल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया रिडक्शन इलेक्ट्रोड है कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है। चलिए आपने एक स्टेप क्लियर किया, आपने सेल आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। अब वहां पे नर्व सेपरेशन की वैल्यू में चेंज क्या करना होगा। अगर बेटा रिडक्शन इलेक्ट्रोड है तो रिडक्शन स्टेट ऊपर होगा, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर होगा। क्लियर, बात समझ आ रही होगी। अब फिर वही क्वेश्चन, फिर वही होमवर्क हमने आपको समझाया था, आपको लिखना है कि इस इक्वेशन में कौन रिडक्शन स्टेट पे है और कौन ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, उसको वैल्यू हम पुट करेंगे, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत जरूरी चीज है रिवीजन। अगर आपने रिवीजन नहीं कर रखा है तो चीजें आपको कम समझ में आएंगी, इसीलिए बहुत ही तन्मयता के साथ में, बहुत ही सिंसियरली आप लोग रिवीजन करेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज आप रटेंगे और रटने वाली चीजें बहुत स्थायी नहीं होती हैं, सभी लोग। क्लियर, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे नर्व सेपरेशन को हम फुल सेल में कैसे यूज करेंगे। यानी एक ऐसा सेल हमारे पास है जो आप सेल बोल रहे हो फुल सेल बन गया, और अगर इस तरीके का सेल है तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा। अब हम कैसे करेंगे, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फुल सेल आ गया तो देखिए दूसरी कंडीशन है फॉर फुल सेल। फुल सेल का एग्जांपल, फुल सेल का एग्जांपल कितने बच्चे बताएंगे जी, बताइए। पढ़िए और पढ़ के बताइए फुल सेल का एग्जांपल। फिलहाल हम एग्जांपल यहाँ पर लेके चलेंगे, आप इसका टाइप देखिएगा क्या होगा। अब देखिए फुल सेल को कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक फुल सेल यहाँ पे लिखा गया है, जिंक प्लस कॉपर आयन कंसंट्रेशन C1, इससे बना जिंक प्लस 2 C2 प्लस कॉपर, सॉल्ट फॉर्म में है। सभी लोग ध्यान दें, कहीं ना समझ में हम बताएंगे इनको। जिंक सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर आयन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में होगा, कंसंट्रेशन C1, यहाँ से भी आयन हो गया, लिखना है कंसंट्रेशन C2 मान लिया गया, और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में फर्दर कन्वर्ट हो गया। कैसा प्रोसेस आप लोग जानते होंगे। अब अगर इस तरीके का कोई इक्वेशन आपके पास आ जाए और इस इक्वेशन में आपसे कहा जाए कि बेटा नर्व इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, नर्व इक्वेशन कैसे लगाएंगे, तो मुझे बताएंगे। हम इसके हाथ से मैंने बताया था, तो इसमें भी इसे लगा देंगे। नहीं, क्या करेंगे, सिंपल सा इसको देखिए, इसको लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ, क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा बेटा। यस, कोई बताना चाहे, कोई बच्चा बताना चाहे। चलिए हम बता रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आ रही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, कितने बच्चे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को पहचान सकते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कैसे पहचानेंगे, कौन से बच्चे बताएंगे जी। चलो बेटा देखो, सिंपल सा है, एरो लगाते हैं, एरो का हेड प्रोडक्ट की तरफ और जो टेल होती है हमेशा रिएक्टेंट की तरफ होती है। या आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो कि कंप्लीट रिएक्शन होनी चाहिए, वहां पर जो हम राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं वो प्रोडक्ट का हिस्सा होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा होता है वो रिएक्टेंट का हिस्सा होता है। फिलहाल तो 9th और 10th के लेवल की बात होने लगी थी, हम लोग फिर से 12th में आ जाएंगे। यहाँ पर देखो बेटा इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन के लिए यहाँ पर हम इनर इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर, इसको आप नोट करें तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। एक बार इक्वेशन लिखना पड़ेगा हमको, हमें विचार के दोबारा देखिए।
कैसे आगे बढ़ाएंगे, देख सकते बार यहाँ पे लिख दे रहे हैं जिंक प्लस Cu+2 कंसंट्रेशन, इससे बनेगा जिंक +2 कंसंट्रेशन प्लस C। यहाँ सॉलिड फॉर्म में थे, सॉलिड फॉर्म में आ गए। अब रिएक्शन को अप्लाई करेंगे, कैसे हमने लिखा था, लिख दे रहे हैं E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 upon n log base 10 ऊपर क्या था बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। ये इसको अप्लाई करेंगे, लिखेंगे E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 upon n log base 10। अब यहाँ पर देखो बेटा प्रोडक्ट की तरफ, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, कुछ याद आ रहा लिखने का तरीका देख के, क्लियर याद आ रहा होगा ना। इक्विलिब्रियम के चैप्टर के साथ लिखते थे Kc की वैल्यू Kp की वैल्यू निकाली होती तो ऐसे तो लिखा जाता है बेटा। वही चीज यहाँ पर करने से इसकी बात नहीं है, कोई यहाँ पर ज्ञान नहीं दिया जाता, आप लोगों को मालूम चीजें। क्लियर, रिएक्टेंट देखिए कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। यहाँ तक लिखा आप लोगों ने, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोगों को मालूम है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हमने अभी भी आपको बताया कि अगर कोई सब्सटेंस अपने नेचुरल फॉर्म में है, कॉपर जिंक नेचुरल फॉर्म में है, तो उसके कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी कर देंगे, 1। अब अगर कॉपर और जिंक की वैल्यू 1 कर देंगे तब क्या होगा, इसका फॉर्मेशन देखो कैसे हो जाएगा फिर, E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 upon n number of moles of electron transferring reaction। तो मालूम होगा यहाँ पर हमारे पास बचेगा log base 10 concentration of zinc ion upon concentration of ये। इस तरीके से हम लोगों को इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन की चीजों को देखना है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑक्सीडेशन खोजेंगे, रिडक्शन खोजेंगे, फुल सेल आइडेंटिफाई करते रह जाएंगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। बेटा ये फॉर्म है, इसको हम लिखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्यू की वैल्यू निकालना। अगर क्यू की वैल्यू आप निकालना जानते हैं, जो कि आपको लेवल में पढ़ाया गया है कि बच्चे अगर भूल रहे हैं उसको रिवाइज कर लेंगे तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज फंस जाएंगे। चलिए एक चीज आपके लिए और दे रहे हैं होमवर्क में, 2 होमवर्क हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, रिडक्शन स्टेट लिखना है, साथ ही साथ में आपको इस टेंपरेचर की वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को आप लिखें। ठीक, छोटे-छोटे होमवर्क है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नर्स इक्वेशन को या इस इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं। मेरा इक्वेशन तो कुछ है नहीं, डेरिवेशन आपको करना नहीं है, छोटा सा इक्वेशन है, उसको आप याद कर लीजिए। याद करने के बाद उसकी यूजेज, अगर यूजेज आप प्रॉपर्ली करते हैं तो नर्स इक्वेशन पढ़ना सफल हो गया आपका। और कंफ्यूजन रहती है, थोड़ी सी दिक्कत होगी। हमने 2 कैटेगरी में 3 तरह से लिख के दिखाया। पहली कैटेगरी हाफ सेट के लिए थी, हाफ सेट में 2 था बेटा, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के लिए, दूसरा रिडक्शन इलेक्ट्रोड के लिए। अब जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दिक्कत है वो फिर से घर पे बैठकर अपने बुक से रिव्यू करेंगे। उसके बावजूद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे फुल सेल के लिए। हमने आपको बताया फुल सेल में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। तो अगर आप ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, रट के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह से आप इक्वेशन को आप यूज करेंगे और जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इनसे रिलेटेड उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से भी मिल सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे।
सभी बच्चे जानते हैं फैराडेज लॉ, कितने बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा कहीं ना कहीं। फैराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको डिस्कस किया जाए। क्या है टॉपिक? फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट है, फैराडेज लॉ। ठीक, फैराडेज लॉ। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, छोटी सी बात करना चाहेंगे। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसको हम दो हिस्सों में पढ़ सकते हैं या दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के फॉर्म में, ठीक, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें दो चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, एक तो क्वालिटी बेस है और दूसरा क्वांटिटी बेस है। तो यहाँ पर जो फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ पढ़ेंगे, वो फैराडे लॉ क्या होगा बेटा? वो क्वांटिटेटिव, कैसे बेटा? क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। फैराडे लॉ की हेल्प से हम क्वांटिटी को ऑप्शन कर सकते हैं, मात्रा के बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होंगे या जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उनकी क्वांटिटी के बारे में अगर आपको जानकारी करनी है, तब उस तरीके के सिचुएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं फैराडेज लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बुक में बहुत कम देखने को मिलता है, खाली फैराडेज लॉ आप पढ़ लेते हैं, लेकिन किस तरीके का आशय है, किस तरीके के एक्सपेक्ट यूज करते हैं? क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, हम किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी इलेक्ट्रोड के वेट के बारे में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, या किसी भी गैसेस कोई गैसेस इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है, उसकी वैल्यू को ऑब्टेन करना है, तब हम फैराडेज की लॉ का उपयोग करते हैं और उसकी हेल्प से हम उस वैल्यू को निकालते हैं। क्या बेटा किस तरीके की क्वांटिटी के लिए? पहला वेट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अगर कोई गैसेस इलेक्ट्रोड होगा बेटा तो आप आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, n=22.4 वाला आपको बताया गया था। तो यहाँ पर उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फैराडे लॉ की हेल्प लेते हैं, इसीलिए ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है फैराडे लॉ, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्लियर? तो फैराडे लॉ पढ़ेंगे। फैराडे लॉ का दो इंपॉर्टेंट लॉ है, पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट फैराडेज फर्स्ट। फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहले से सुनिए समझ लें। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाया है, अब उस इलेक्ट्रोड के अंदर करंट का फ्लो करते हैं, यानी किसी सेल के अंदर अगर हम करंट का फ्लो करते हैं और करंट का फ्लो जब करते हैं तो उस दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड से जो मात्रा लिबरेट हो रही है या किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, ये जो वैल्यू होती है, इनका जो वेट होता है वो टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो करंट हम उस सेल के अंदर फ्लो करते हैं। क्लियर? फिर से बोले, फिर से ध्यान दीजिए बेटा। मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है, और सेल का मतलब कंप्लीट सेल है। एक इलेक्ट्रोड होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड होगा जिसका रिडक्शन होगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। तो जाहिर सी बात है, कहीं से सब्सटेंस रिलीज होगा और कहीं पर जाकर इकट्ठा होगा। तो उसी को लेकर फैराडे का फर्स्ट लॉ है। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर कोई सेल है और उसमें करंट का फ्लो आप करते हैं, तो करंट के फ्लो के कारण किसी भी इलेक्ट्रोड से जो सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं और किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं, वो इन दोनों प्रोसेस में जो मात्रा होती है इलेक्ट्रोड के ऊपर सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट जो कि इसके अंदर हम फ्लो कर रहे हैं। और इसको लिख सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये हमें चार्ज है, ठीक है। सभी लोग ध्यान दें, फिर से समझें, एक बार समझ जाएंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो रखना फिर आपके हाथ में है, इसे समझो। W इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस एंड Q इज इक्वल टू चार्ज ऑफ करंट, जो भी आप जानते हो। तो इसमें बताया गया है, अगर कोई सेल है और उस सेल में आप करंट का फ्लो करते हैं, करंट का फ्लो जो करेंगे तो उसके कारण जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उसमें एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और उस एक्टिविटी में किसी इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस इकट्ठा होंगे और किसी इलेक्ट्रोड पे सब्सटेंस रिलीज होंगे।
तो सब्सटेंस जो इकट्ठा हो रहे हैं या सब्सटेंस जो रिलीज हो रहे हैं उनका जो वेट होगा वो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्यू के। क्यू का मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब फ्लो ऑफ करंट। ठीक, तो इसी को बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब जाहिर सी बात है इसको इस तरह से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है, इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को जब हम हटाते हैं बेटा तो आपको एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। वो कांस्टेंट हम यहाँ पे मानते हैं Z और इसको लेते हैं Q। तो यहाँ पर आएगा W इक्वल टू ZQ। Z बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। Z क्या है बेटा? Z यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। Z यहाँ पर क्या है बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोवैलेंस कांस्टेंट। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोवैलेंस कांस्टेंट है जिसको हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Z की वैल्यू निकालना जाता है, लेकिन पहले इस बात को क्लियर कर देता हूँ। तो W इक्वल टू ZQ ये लिख सकते हैं W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। क्लियर? समझ में आएगा? Q बराबर क्या होता है बेटा? I इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। Q इक्वल टू I इंटू टी। I यहाँ पर क्या एम्पियर करंट और T क्या है? टाइम, सेकंड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर वो करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? IT। इसको मैं लिखते हैं Z इंटू I इंटू टी। ये आपका हो जाएगा कूलॉम्स के फर्स्ट लॉ के बारे में कैसे आप जानकारी इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लें सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा? सेकेंड लॉ कहता है कि अगर हम मोर देन 2 और 2 से, इफ 2 और more than 2 cells are arranged in series, अगर 2 या 2 से अधिक सेल को हम सीरीज के फॉर्म में इकट्ठा कर देते हैं, सीरीज के फॉर्म में जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जब उसके अंदर हम करंट का फ्लो करते हैं तो जाहिर सी बात है जो उसमें इलेक्ट्रोड होंगे उसमें अलग अलग अमाउंट पर सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होना शुरू करेंगे। तो इसमें कहा गया बेटा, ध्यान देना, इसमें कहा गया है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब हम 2 या 2 से अधिक सेल्स को एक सीरीज में कन्वर्ट करके एक सीरीज में लगा देते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स होंगे उन डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स पर जो सब्सटेंस इकट्ठा होंगे, जो सब्सटेंस रिलीज होंगे, उनके मासेस का रेशियो जो, ध्यान दीजिएगा, उनके मासेस का रेशियो जो होता है उस इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, क्या बोलना है इसमें? इसमें बोला जा रहा है कि W अपॉन E इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज। क्या है बेटा? इसको देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 सेल हैं, एक इसे हमने बनाया, दूसरा सेल हम बना रहे हैं, इसको देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर 1 2 1 2 इलेक्ट्रोड लगे, फुल सेल है, इसको हमने इससे जोड़ दिया और इसको हमने इससे जोड़ दिया। ठीक, एक पॉजिटिव पार्ट मानिए और एक नेगेटिव पार्ट मानिए, एक कैथोड मानिए, एक एनोड मानिए, मानना ही पड़ेगा पढ़ने से। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, अब इसके लिए यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इसके यहाँ पर नेगेटिव तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट। हमने सीरीज के फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत होगा समझिएगा, कैथोड एनोड ऐसे जुड़ेंगे यहाँ पर। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रोड ए है, बी है, सी है, डी, 4 इलेक्ट्रोड हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। ये हमने 2 से ले लिया, एक सेल कैसा ले लिया, एक सेल हमने ले लिया कॉपर और कॉपर सल्फेट, अभी पढ़ के आए हैं, और दूसरा सेल हमने लें सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों को ले लें। देखो बेटा, अभी इसको लॉ होता है, अभी इसकी जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।
पहले यहाँ समझना है। 2 से नंबर में आपने इसको रन कर दिया न्यूटन मीटर। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड हो गए। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर इसके अंदर करंट का फ्लो होता है, अगर करंट का फ्लो इसके अंदर होता है तो करंट का फ्लो जब होगा तो आप जान चुके हैं क्या होता है, पहले बार बताया गया है कि एक इलेक्ट्रोड से निकलेगा दूसरे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, तो ये प्रोसेस यहाँ पर होगा। तब इन्होंने क्या कहा कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड्स पे रिलीज या डिपॉजिट होंगे उनके वेट का जो रेशियो होगा वो उन इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि WA अपॉन WB इक्वल टू EA अपॉन E। लिखने का तरीका ये भी है, इसको भी लिख सकते हैं आप WA अपॉन WB इक्वल टू EA अपॉन EB। WA जो वेट हो जाएगा वहाँ पर डिपॉजिट या लिबरेट होंगे और E क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, मगर यहाँ पर डिस्कशन को नहीं करेंगे। ठीक, तो ये फैराडे का सेकंड लॉ है। इस तरीके से फैराडे ने 2 लॉ दिए हैं जिनसे हम, जिनकी हेल्प से हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट यानी कि मात्रा से संबंधित जितने भी कैलकुलेशन होंगे उनको हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आएगी। और आज के क्लास में आपको 2 मेन चीज़ें बताएगी, पहला इनर्शिया इक्वेशन इसका एप्लीकेशन और दूसरा फैराडेज का लॉ। 2 लॉ है, दोनों लॉ बताए गए हैं। अब इस क्लास में कैसे एप्लीकेबल करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ जेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोवैलेंट की वैल्यू अगर पता कर लेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, उसको कैसे करेंगे इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप रिविजन करेंगे प्रॉपर, कोई भी क्वेरी होगी उसको आप पूछेंगे, फिर आगे काम करेंगे। थैंक यू।